हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुबोध कुमार मिश्रा एसआई के मेंस परीक्षा में ज्योग्राफी सिलेबस के साथ आपके सामने हूँ। इस क्लास में हम लोग भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में ये चैप्टर वैसे शुरू हुआ था और हम लोग भारत की ऋतुओं की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले इसमें दो क्लास हुआ है। अब आगे इस चैप्टर का जो आगे का अंश है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया था कि भारत की जलवायु को समझने के लिए भारत की ऋतुओं को समझना ज़रूरी होता है। तो भारत में 4 ऋतुएं पाए जाते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, जिसकी चर्चा पिछले क्लास में हो चुकी थी। अभी मैं वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु के बारे में बताऊंगा। भारत का जो दूसरा ऋतु है इसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहेंगे रेनी सीजन या साउथ वेस्ट मानसून सीजन। इसको वर्षा ऋतु कहते हैं या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय वर्षा होती है भारत में, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु इसलिए कहा जाता है कि भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, क्योंकि इस समय हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जून, इसके अंतर्गत जो महीने शामिल किए जाते हैं, जून कोस्ट में 15, यानी 15 जून से जुलाई पूरा। उसके बाद अगस्त, तथा सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर तक के समय को वर्षा ऋतु के अंतर्गत या दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी जून, जुलाई, अगस्त तथा सितंबर 15 भारत में वर्षा ऋतु के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। हम जानते हैं कि मई के अंत तक, यानी जून आते आते मई के अंत तक सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के समीप हो जाती है। सूर्य की स्थिति कहाँ हो जाती है? कर्क रेखा के समीप हो जाती है। जरा सा इस मैप पर आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। देखिए मई के अंत तक सूर्य की स्थिति कहाँ हो जाती है? कर्क रेखा के समीप हो जाती है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा के समीप हो जाती है। ये जो डॉट डॉट रेखा देखते हैं ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसी स्थिति में भारत का उत्तरी मैदान, ये जो मैदानी इलाका है ना, ये उत्तरी मैदान है ना, इसको हम कहेंगे उत्तरी मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये काफ़ी गर्म हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि गर्म क्यों होता है यह अधिक? ये मैदान जलोढ़ का बना हुआ है, एल्यूवियम का बना हुआ है, और एल्यूवियम जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। मैदान के पश्चिम में राजस्थान है, ये उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मई के अंत तक ये उत्तरी मैदान अत्यधिक गर्म हो जाता है।
जिससे यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी इस मैदान में एलपी का क्षेत्र बन जाता है। ये जो थार मरुस्थल का भाग है, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मजबूत निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। थार मरुस्थल के पास एक मजबूत निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। समझ रहे ना? अब देखिए कि ये स्थिति बन चुकी होती है। आप जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के दक्षिण में हवा चलती है, इसको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। ये हवा चलती है ना? तो चूंकि मई के अंत तक सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के समीप हो जाती है, ऐसी स्थिति में उत्तरी मैदान काफ़ी गर्म होकर निम्न दाब के प्रभाव में आ जाता है। आप इस मैप पर देख सकते हैं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? और उत्तरी मैदान में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। मैदान के पश्चिम में जो थार रेगिस्तान है, ये क्षेत्र भारत पाकिस्तान का इलाका है ना, यहाँ पर एक मजबूत यानी स्ट्रांग लो प्रेशर बन जाता है। यानी पूरा भारत ब्लैंक रहता है, रिक्त रहता है, लो प्रेशर के प्रभाव में रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है, इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार कर जाती है। आपके मन में जैसे सवाल उठेगा कि क्यों पार कर जाती है, तो यहाँ जो निम्न दाब है, ये निम्न दाब इस हवा को, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा को चुंबक की तरफ अपनी तरफ खींचता है। तो ऐसी स्थिति में ये हवा विषुवत रेखा को पार कर जाती है ना? ऐसे विषुवत रेखा को पार कर जाती है। जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती है, फेरेल्स के नियमानुसार, आपने फेरेल्स का लॉ पढ़ा होगा। फेरेल्स के नियमानुसार जैसे ये हवा, यहाँ से मैं आप थोड़ा सा यहाँ में दिखा रहा हूँ, ये देखिए हवा है, जैसे इसको पार करती है, इक्वेटर के उत्तर जाती है, तो फेरेल्स के लॉ के अनुसार यह दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। ये दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, जैसे देखिए ऐसे मुड़ती हैं, जैसे ही इस तरह से ऐसे मुड़ जाती हैं, यानी दाहिनी तरफ ये राइट हैंड साइड हुआ, है ना? और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी दिशा होती है जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्या हो गया? साउथ वेस्ट। और ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, है ना? ये जैसे ही इक्वेटर को पार करती है, तो पार करते ही दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और यह दक्षिण पश्चिम से, ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम से, यानी देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, यानी इस तरफ चलती है। तो इसीलिए इस हवा को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे ही विषुवत रेखा को ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा पार करती है, ये फेरेल्स के लॉ के मुताबिक दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, तथा यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती हैं। यही हवा जब भारत प्रवेश करती है, इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है, साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। फिर आपके मन में जैसे ये सवाल हो सकता है कि बार बार आपके मन में आए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दक्षिण, देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चलती है, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून, ये देखिए इस डायरेक्शन से चलती है, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। समझ रहे ना? अब देखिए कि ये नीचे हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है ना? आप क्या देख रहे हैं कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून लंबी समुद्री यात्रा से आती है, लंबी समुद्री यात्रा से आती है ना? अतः इसके पास प्रचुर मात्रा में नमी विद्यमान होता है, मॉइस्चर होता है, और जैसे ही ये भारत प्रवेश करती है, जैसे ही ये भारत प्रवेश करती है, आकाश में घने बादल छा जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है ना? वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और इसको हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून के नाम से जानते हैं। यानी मानसून का
प्रस्फोट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। जैसे ये भारत प्रवेश करेगी तत्क्षण आकाश में घने बादल छा जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसे हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, यानी बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं, है ना। अब देखिए, भारत जैसे आई यहां वर्षा शुरू कर दी, इसी को हम कहते हैं मानसून का फूटना या फटना, है ना, बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। अब आइए कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के कारण, ये जो भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप है इसके कारण ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के कारण, दक्षिणी प्रायद्वीप के कारण दो शाखाओं में बंट जाती है। प्रथम शाखा अरब सागर से चलती है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से चलती है। देख रहे हैं ना, प्रथम शाखा अरब सागर से चलती है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से चलती है। अब ये जो अरब सागर से जो चलती है प्रथम शाखा, तो आपको पता होगा कि भारत के पश्चिमी भाग में यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है, नीलगिरी पर्वत और फिर अन्नामलाई पर्वत आ जाइए, इलायची पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के ढाल के, पश्चिमी ढाल के सहारे हवा ऊपर उठती है और अत्यधिक वर्षा कर देती है। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर 200 सीएम से अधिक वर्षा होती है, 200 सीएम से अधिक वर्षा होती है, यानी ये 500 सीएम तक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पश्चिमी भाग में करीब 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा के पश्चात वही हवा जब इस पश्चिमी घाट पर्वत को लांग कर दक्षिणी प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में पहुंचती है, इनर पेनिनसुलर क्षेत्र में पहुंचती है, आंतरिक प्रायद्वीप में पहुंचती है, तो आंतरिक प्रायद्वीप में कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्यों होती है? तो इसकी जितनी भी नमी है इस पर्वत के पश्चिमी ढाल पर वर्षा के रूप में गिर जाती है और वर्षा के पश्चात हवा अपेक्षाकृत शुष्क हो जाती है और वो शुष्क हवा जब आंतरिक प्रायद्वीप में पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? मुश्किल से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात समझ रहे हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आंतरिक प्रायद्वीप में कम वर्षा होती है, इसका जवाब क्या होगा कि आंतरिक प्रायद्वीप इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। सम्मुख ढाल ये हुआ, इधर वर्षा होती है, वो विमुख ढाल हुआ, वहाँ वर्षा कम होती है या नहीं होती है, तो इसलिए वो वृष्टि छाया क्षेत्र में है ना। अब देखिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागरीय शाखा से गुजरात में वर्षा होती है। आप गुजरात के आगे जाएंगे, यहाँ देखिए अरावली पर्वत है। ये क्या है? ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है। तो गुजरात में वर्षा होती है ना, और गुजरात में वर्षा कराने के पश्चात ये अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी ढाल के सहारे हवा आगे निकल जाती है और इस तरफ ये हवा नहीं जा पाती है, इसलिए राजस्थान का पश्चिमी भाग शुष्क है, मरुस्थल है। समझ में आ रही बात? ये हवा गुजरात में वर्षा करती है और गुजरात के बाद ये राजस्थान इधर नहीं जा पाती है। ये अरावली पर्वत, ये जो पर्वत है, इस पर्वत के दक्षिणी पूर्वी ढाल के सहारे हवा आगे निकल जाती है ना। इसलिए अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं हो पाती है और अरावली का पश्चिमी भाग मरुस्थल है, डेजर्ट है। समझ रहे हैं? अरावली का पश्चिमी भाग मरुस्थल है, डेजर्ट है। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से चलती है। अब बंगाल की खाड़ी को अगर आप मानचित्र में देखेंगे, बंगाल खाड़ी का शेप शंक्वाकार है, ऐसा है आकार, इस तरह का आकार है ना। तो बंगाल खाड़ी की ये जो शंक्वाकार आकार है, ये हवा को एक तरह से ट्रैप करती है, आगे बढ़ने के लिए बाध्य करती है। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी इस तरह से है। तो इस पहाड़ी से टकराने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा
पुनः दो उपशाखाओं में बढ़ जाती है। प्रथम उपशाखा उत्तर पूरब चलती है, जिससे ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में ये जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी, इसको असम घाटी भी आप कह सकते हैं, है ना, असम घाटी भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में वर्षा करती है ना। प्रथम उपशाखा बंगाल खाड़ी की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराकर, देख रहे हैं यहाँ पर, दो उपशाखाओं में बढ़ जाती है। प्रथम उपशाखा उत्तर पूरब चलती है, जिससे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अर्थात ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में या असम घाटी क्षेत्र में वर्षा होती है। और दूसरी उपशाखा पश्चिम मुड़ जाती है गंगा के मैदान में, पश्चिम मुड़ जाती है गंगा के मैदान में, तथा गंगा के मैदान में वर्षा करती है। अब ये जो गंगा के मैदान में जो हवा मुड़ती है पश्चिम की ओर, तो इसका एक वजह है कि हिमालय इसको उत्तर जाने नहीं दिया, उत्तर में हिमालय एक विशाल पर्वत है। और दूसरा, ये जो राजस्थान के मरु प्रदेश में जो निम्न दाब है, ये निम्न दाब इसको अट्रैक्ट करता है। ऐसी स्थिति में इस निम्न दाब की ओर ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती है और रास्ते में वर्षा करते हुए चलती है। परंतु आप जानते हैं कि जैसे जैसे हवा से वर्षा होगी तो उसमें नमी की मात्रा कम होती जाएगी, इसीलिए पूरब से पश्चिम की ओर गंगा के मैदान में वर्षा कम होती। इस पर कई बार प्रश्न आए हैं, है ना। गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे पटना से पहले आइए, कोलकाता में 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पटना में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इलाहाबाद में, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में 96 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दिल्ली में मात्र 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। देखिए, कोलकाता में 120 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद प्रयागराज में 96 सेंटीमीटर, है ना, और दिल्ली में मात्र, यहाँ पर दिल्ली होगा, 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। समझ रहे हैं। इसका कारण है कि हवा में उपस्थित नमी वर्षा के रूप में गिरती जाती है, जिससे आगे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो इस तरह से ये पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। पश्चिमी भाग में पुनः यहाँ पर क्या आ गया, अरावली का पर्वत आ गया। तो अरावली पर्वत के पूरब में इस हवा में जो शेष नमी है, बची खुची नमी होती है, वो सारी नमी अरावली पर्वत के पूरब में गिर जाती है ना। अरावली पर्वत के पूरब में गिर जाती है। इसके पश्चिम में शुष्क हवा पहुंचती है, जिससे राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। जैसे परीक्षाओं में सवाल पूछा गया सर्सन रीजनिंग करके कि गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये कथन है, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है? तो पूरब से पश्चिम की ओर हवा में उपस्थित नमी कम होती जाती है, इसीलिए वर्षा कम होती है। तो इसमें कथन भी सही हो गया, कारण भी सही हो गया। जैसे कई बार परीक्षा में दिया है कि गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, सही है। और इसका कारण में क्या दे दिया है कि पूरब से पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो इसमें हम तब आंसर क्या देंगे? बी देंगे। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। समझ रहे हैं? सही व्याख्या कौन करेगा? तो पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की हवा में उपस्थित नमी की मात्रा कम होती जाती है, इसीलिए वर्षा कम होती है। तो ये कथन भी सही हो गया, कारण भी सही हो गया। ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है। तो इस तरह से ये हो गई। अब देखिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के सभी राज्यों में वर्षा होती है। तमिलनाडु को छोड़कर, यहाँ पर आपका तमिलनाडु राज्य है, ये तमिलनाडु राज्य है ना। तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अब आपको यहाँ सवाल फिर
पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा क्यों नहीं होती है। तो इसका कारण क्या होगा कि तमिलनाडु इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मार्ग में स्थित नहीं। आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर वर्षा करती है, पश्चिमी घाट रोकती है, फिर नीलगिरी पर्वत रोकती है और तमिलनाडु पहुँचते पहुँचते उसमें नमी नहीं रह जाती है। अब ये बंगाल की खाड़ी से चलती है तो ऐसे हवा चलती है तो पीछे कैसे वर्षा कराएगी। ये इसका सोर्स रीजन है, तो सोर्स रीजन से जब हवा आगे बढ़ेगी तो वर्षा कराएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि तमिलनाडु में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इसलिए नहीं होती है क्योंकि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मार्ग में स्थित नहीं है। बाकी तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर महीनों के बीच में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है ना, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है। अब देखिए कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है, तो ये केरल क्षेत्र में होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन केरल राज्य में होता है 1 से 5 जून, है ना। यानी आप क्या कहेंगे, जून के प्रथम सप्ताह में भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे पहले आगमन केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में होता है 1 से 5 जून के बीच, है ना। बिहार, यहाँ पर बिहार और झारखंड की स्थिति है। बिहार तथा झारखंड आने की संभावित तिथि 12 जून है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बिहार और झारखंड आने की संभावित तिथि 12 जून है। 15 जून तक निश्चित रूप से आ जाती है, कई बार 12 जून को भी पहुंच गई है, लेकिन कभी कभी 15 जून तक पहुंचती है। लेकिन आप जानते हैं कि मानसून की प्रकृति निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसका नेचर। तो कभी कभी 25-30 जून तक भी मानसून का आगमन बिहार नहीं होता है ना। तो इस तरह से 12 जून आने की संभावित तिथि बिहार झारखंड है, 15 जून तक निश्चित रूप से आ जाती है। 30 जून तक, यानी 30 जून तक समस्त भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पूरा भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है। 30 जून तक समस्त भारत दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है और 30 जुलाई तक अधिकतम वर्षा होती है। 30 जुलाई तक अधिकतम वर्षा होती है तथा 30 अगस्त के पश्चात दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर होने लगता है। 30 अगस्त के पश्चात दक्षिणी पश्चिमी मानसून कमजोर होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जून को सूर्य कहाँ है, कर्क रेखा के पास, और 21 जून के बाद सूर्य की फिर वापसी हो जाती है विषुवत रेखा की तरफ। तो सितंबर में सूर्य की स्थिति कहाँ पहुँच जाती है, सितंबर में सूर्य की स्थिति पहुँच जाती है विषुवत रेखा के पास। तो जैसे विषुवत रेखा के पास यहाँ सूर्य की स्थिति होगी तो भारत का उत्तरी मैदान जो गर्म हुआ करता था वो ठंडा हो जाएगा, अपेक्षाकृत ठंडा हो जाएगा, है ना। उसकी गर्मी कम हो जाएगी, यानी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ जो गर्मी के कारण निम्न दाब बना होता था वो निम्न दाब धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है उच्च दाब में। और सितंबर आते आते जैसे ही सूर्य विषुवत रेखा के समीप पहुंचता है, उत्तरी मैदान अपेक्षाकृत ठंडा होकर उच्च दाब के प्रभाव में आ जाता है और यहाँ पर हवा की दिशा तुरंत बदलने लगती है। जो हवा 15 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर तक जो हवा ऐसे चल रही होती है इस डायरेक्शन में, 15 सितंबर तक जो हवा ऐसे चल रही होती है ना, वो लौटने की स्थिति में आ जाती है, उलट जाती है। इसी को हम कहते हैं मानसून का निर्वर्तन, या रिट्रीटिंग कहते हैं, या लौटना कहते हैं। यानी 16 सितंबर से ऑनवर्ड हवा, यानी 15 सितंबर तक ऐसे हवा चल रही होती है और 16 सितंबर के बाद हवा का जो डायरेक्शन है
ऐसे हो जाता है, अर्थात उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर होने लगता है। इसी को हम कहते हैं मानसून का निर्वर्तन या रिट्रीटिंग या लौटना के नाम से जानते हैं। तो ये 15 सितंबर के बाद की स्थिति होती है, समझ रहे हैं। तो तमिलनाडु को छोड़कर भारत के सभी राज्य वर्षा प्राप्त करते हैं। ये अलग बात है, हो सकता है कि कुछ भागों में कम वर्षा हो, लेकिन वर्षा सभी राज्यों में होती है। तमिलनाडु में एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में, समझ रहे हैं, क्योंकि यह इसके मार्ग में नहीं है। तो इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वजह से भारत में कृषि कार्य होता है। इस समय भारत का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी संपन्न होता है। इस समय भारत में धान की खेती की जाती है और इसीलिए भारत में भरपूर मात्रा में धान का उत्पादन होता है। सभी राज्य थोड़ा बहुत वर्षा जरूर प्राप्त करते हैं, कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन वर्षा निश्चित रूप से प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में, समझ रहे हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु हो गई, समझ रहे बात को। अब इसके बाद है लौटती मानसून है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रश अप कर देता हूं कि मई के अंत तक ये ग्रीष्म ऋतु को, समझ रहे हैं, ये ग्रीष्म ऋतु है जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु भी कहते हैं। तो मई के अंत तक सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के समीप हो जाती है ना, विषुवत रेखा के समीप हो जाती है, कर्क रेखा के समीप हो जाती है। ऐसी स्थिति में भारत का उत्तरी मैदान काफी गर्म हो चुका होता है। गर्म होने के कारण यहाँ आसपास की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तथा यहाँ निम्न दाब बन जाता है। पूरा उत्तरी मैदान लो प्रेशर के प्रभाव में रहता है। मैदान के पश्चिम में जो थार रेगिस्तान है, यहाँ के मजबूत निम्न दाब बन जाता है। फलस्वरूप में हिंद महासागर में विषुवत रेखा के दक्षिण जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन चला करती है, वो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करने की स्थिति में आ जाती है मई के अंत तक, यानी जून आते आते। और जैसे ही ये विषुवत रेखा को पार करती है, फेरेल्स के लॉ के मुताबिक इसका डायरेक्शन बदल जाता है और यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसी को भारत में जब ये भारत पहुंचती है तो हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून लंबी समुद्री यात्रा से आती है, अतः इसके साथ प्रचुर मात्रा में नमी विद्यमान होता है और जैसे ही ये भारत प्रवेश करती है तत्काल वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसको कहा जाता है मानसून का फटना या फूटना, अंग्रेजी में कहेंगे बर्स्ट ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूमि के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाती है। प्रथम शाखा अरब सागर से, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागरीय शाखा चलती है, रास्ते में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर इसके पश्चिम में भरपूर वर्षा कर देती है। 200 सीएम से अधिक वर्षा होती है, यानी 500 सीएम तक वर्षा होती है ना। इसको लांग कर जब आंतरिक प्रायद्वीप में पहुंचती है तो यहाँ कम वर्षा होती है, मुश्किल से 50 से 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है। बंगाल अरब सागरीय शाखा से गुजरात में वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान नहीं जा पाती है, क्योंकि अरावली पर्वत के दक्षिणी पूर्वी ढाल के सहारे हवा आगे निकल जाती है, इसलिए राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से चलती है। बंगाल खाड़ी की विशिष्ट शंक्वाकार आकृति के कारण ये उत्तर की ओर चलती है। उत्तर में मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, यहाँ देख रहे हैं, से टकराकर ये दो उपशाखाओं में बढ़ जाती है। प्रथम उपशाखा है ना ब्रह्मपुत्र घाटी में चलती है, जिसको ब्रह्मपुत्र घाटी की उपशाखा या असम घाटी की उपशाखा कहा जाता है। इससे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में वर्षा होती है। दूसरी उपशाखा पश्चिम राजस्थान की ओर मुड़ जाती है ना, गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, क्योंकि निम्न दाब इसको आकर्षित करता है। तो ये जो गंगा के मैदान में चलती है पूरब से पश्चिम की ओर, इससे गंगा के मैदान में वर्षा होती है, परंतु गंगा के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि हवा में जो विद्यमान नमी है वो गिरने लगती है और उससे वर्षा कम होती है रास्ते में। जैसे कोलकाता में 120 सीएम, पटना में 105 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 96 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर यहाँ पर रास्ते में आ गया अरावली पर्वत, इसके पूरब में जो बची खुची नमी है वर्षा के रूप में गिर जाती है, इसके पश्चिम में शुष्क हवा पहुँचती है, इसीलिए राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है। आगे की बात,
कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में जो सबसे पहले आगमन होता है केरल राज्य में होता है जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून तक। बिहार तथा झारखंड आने की संभावित तिथि 12 जून है, 15 जून तक निश्चित रूप से आ जाती है। 30 जून तक पूरा भारत इसके चपेट में आ जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के चपेट में आ जाता है। 30 जुलाई तक अधिकतम वर्षा होती है और 30 अगस्त के बाद कमज़ोर होने लगती है ना। इस तरह से तमिलनाडु को छोड़कर, ये तमिलनाडु है, भारत के सभी राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर महीनों के बीच वर्षा होती है। तमिलनाडु में इसलिए नहीं होती है, यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मार्ग में स्थित नहीं है। यह हो गया। अगला ऋतु हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अगला ऋतु पढ़ेंगे। अगला ऋतु है जिसको हम कहेंगे तीसरा ऋतु, यानी शरद ऋतु। शरद ऋतु या लौटती मानसून ऋतु। शरद ऋतु या लौटती मानसून ऋतु है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ऑटम सीजन या रिट्रीटिंग मानसून सीजन। मानसून सीजन, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। तो ये तीसरा ऋतु हो गया। इसके बाद शीत ऋतु की चर्चा होगी। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की तरह ये छोटा होगा, इसलिए अगले क्लास में हम लोग दोनों ऋतु को समझ लेंगे, शरद ऋतु को भी, शीत ऋतु को भी। आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।